हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने बोर मॉडल से जुड़ी हुई कुछ परिकल्पनाएं जो हैं, बोर मॉडल ने अपने परमाणु सिद्धांत में, अपने परमाणु मॉडल में परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की व्यवस्था, प्रोटॉन की व्यवस्था और इन सब के बारे में क्या क्या बातें उन्होंने कही। तो आज हम इस बोहर मॉडल का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें आपको बताएंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा, जिन वृत्ताकार कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स घूमेगा उसकी त्रिज्या क्या रहेंगी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यानी वेलोसिटी की गणना हम कैसे करेंगे, वेग की गणना कैसे करेंगे, और साथ ही इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी लेके चल रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी पर्टिकुलर कक्ष में उसकी भी गणना कैसे करते हैं, उसका भी फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बोहर मॉडल है या फिर रदरफोर्ड में भी इन्होंने कहा था कि एक वृत्ताकार कक्ष में घूमते हैं। तो इन वृत्ताकार कक्षों की, जैसे कि ये आपके पास कोई परमाणु है, से बनाते हैं। जैसे कि कोई है, हमारे पास एक परमाणु है और परमाणु गोलाकार होता है, ये मैंने आपको बखूबी पहले भी बताया। ये एक परमाणु है और इस परमाणु में नाभिक होता है यहाँ पे, और यहाँ पे है अपने पास इलेक्ट्रॉन। नाभिक से जिस वृत्ताकार कक्ष में, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उस ऑर्बिटल की त्रिज्या कितनी है, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है r, वो हम निकालना सीखेंगे। और दूसरी बात, जिस वेग से ये वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है उसकी भी गणना करेंगे, और इलेक्ट्रॉन इस कक्ष में कितनी ऊर्जा लेके चल रहा है वो भी हम गणना करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास त्रिज्या के बारे में बात कर लेते हैं। बोर कक्षक की त्रिज्या, पहला है आपके पास बोर कक्षक की त्रिज्या। हेडिंग लगा लो बेटा सभी, और शुरुआत करते हैं बोर कक्षक की त्रिज्या को, जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को डिराइव करने की। ठीक है, रफ कर दे इसको। तो लो देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसी v वेग से गति करेगा, ये आपको डायग्राम बना लेना है। इन दोनों के बीच में कोई त्रिज्या होगी r, वेग r जो है ये v वेलोसिटी से कहीं रोटेट कर रहा है, ये अपने को निकालना ही है। और इसका द्रव्यमान m है, m द्रव्यमान है, इसका चार्ज e है, और इस नाभिक का Ze चार्ज है, आवेश भी Ze है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, ये सारी चीजें जो है। और इसका अपकेंद्री बल ऊपर की तरफ लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है, और आकर्षण बल इन दोनों के बीच में लग रहा है। तो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी, जब बोहर मॉडल की परिकल्पनाएं हमने पढ़ी थी, तो वहां पे हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे। पहला फॉर्मूला था, आपको याद कर लेना है, इसीलिए मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि याद कर लेना है, चीजें काम में आएंगी। देखो सुनो जरा, पहली जो बात उन्होंने, जो पहला फॉर्मूला था वो क्या था, mv r इज इक्वल टू h/2π, h/2π निकला था। ये पहला फॉर्मूला था। और क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में, उन्हीं वृत्ताकार पथ में घूमेगा जहां पर उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणांक होगा, यही पढ़ा था। और दूसरा फॉर्मूला था कि जो अपकेंद्री बल बाहर की ओर लग रहा है और अंदर जो इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच में जो आकर्षण बल है, इनको इक्वल कर लो, उससे जो इक्वेशन निकलेगी वो अपने को यहाँ पे डिराइव करनी है। और मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था क्या थी वो इक्वेशन, के Ze² r इज इक्वल टू mv², यही था। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, बस यहीं से अपन इसकी त्रिज्या को डिराइव कर लेंगे, इतना याद करो। और यहीं से वेलोसिटी को भी डिराइव कर लेंगे। इस तरफ कर दूं, चलिए अब देखते चलिए और सुनते चलिए। देखिए, पहली इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन से हम यहां से r को निकालेंगे। इस इक्वेशन से हम r को निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे, देखिए mvr देखो, इस mv को नीचे ले लो, यानी कि r इज इक्वल टू h अपॉन, ये अपना 2π है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, 2π mv, इतना बोलो, सही है, कोई गलती नहीं है। अब यहां पे देखो, यहां पे हमने कहा था
कि इसको अपन NH कर सकते हैं, नंबर ऑफ कक्ष भी ले सकते हैं, नंबर ऑफ कक्ष भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे NH/2π कर सकते हो। n की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है, नंबर ऑफ कक्ष, ठीक है। जिस भी कक्ष के अपन निकाल रहे हैं त्रिज्या, उस कक्ष को अपन यहाँ पे लेंगे। अगर फर्स्ट कक्ष की निकाल रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट कर दो, सेकंड कक्ष की निकाल रहे हैं तो सेकंड कर दो, थर्ड कक्ष की निकाल रहे हैं तो थर्ड कक्ष कर दो। तो यहाँ पे NH/2π इस r की वैल्यू यहाँ से अपन को v की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वेग की वैल्यू निकाल लो, पहले v की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से वेग निकाल लो, यहाँ से वेग निकालो। v इज इक्वल टू mr को नीचे ले लो, NH/2π mr, ठीक है। अब इस v की वैल्यू को पुट कर दो, इसके अंदर कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सेकंड की वैल्यू, इसको इक्वेशन आप थर्ड दो, यानी कि इक्वेशन 3 की वैल्यू को 2 में पुट कर दो। तो क्या करो, इस v की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, k नीचे दिख रहा है, होपफुली आपको दिख रहा है, kZe²/r इज इक्वल टू n, साथ में क्या है ये NH/2π mr का होल स्क्वायर, सही है। अब इसको खोल के लिख दो, कितना है, kZe² r इज इक्वल टू n²h²/2π mr²। यहाँ पे क्या 4 है, ये स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये सारा स्क्वायर के अंदर चला गया। इतना सही है, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से काटा पीटी करो बेटा, एक r, ये r इस r से कैंसिल, ये m ये इस m से कैंसिल, और क्या कट रहा है, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। और नहीं कट रहा है तो फिर रहने दो ऐसे का ऐसा, नीचे उतारो, kZe² इज इक्वल टू n²h²/4π का स्क्वायर और m, v का हो गया बाहर, ठीक है, m। इतना क्लियर है। यहाँ पे देखो केवल एक r गया है तो यहाँ पे r भी आ जाएगा, ठीक है। इस r को इधर ले लो, kZe² को इधर ले लो, ठीक है। r इज इक्वल टू n²h²/k, इसको यहाँ पे लिखो 4π² m, r को इधर ले लिया अपन ने, kZe²। अब यहाँ पे ना जो r निकला है, इस r में इस वैल्यू को आपको याद रखना, इस फॉर्मूले को याद कर लेना, आगे भी ये फॉर्मूला काम में आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके आगे भी काम में आएगा। अब यहाँ पे ना इनकी वैल्यूज पुट कर लो। h क्या है, यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे h की वैल्यू लिखो, यहाँ पे 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल यहाँ पे सेकेंड, ठीक है। साथ ही ये m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 9.1 गुणा 10⁻31 kg होता है। इतना ही होता है, बोलो यार, इतना ठीक है। और k क्या है यहाँ पे, इस k की वैल्यू कितनी है, इस k की वैल्यू है 9 गुणा 10⁻9, यहाँ पे है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और न्यूटन स्क्वायर मीटर, और यहाँ पे है कूलम्ब स्क्वायर, यही है। और इसके बाद जो यहाँ पे जो आवेश है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पे उपस्थित आवेश। इस आवेश की जो ई है, इलेक्ट्रॉन पे उपस्थित आवेश, इस आवेश की एक इलेक्ट्रॉन पे, एक प्रोटॉन पे कितना आवेश होगा, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम्ब, ठीक है। यहाँ पे ना बेटा मीटर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे है मीटर स्क्वायर है, न्यूटन स्क्वायर नहीं है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गई इतनी सी बात। चलिए, जब आप इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, h की वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, k की वैल्यू मैंने आपको बता ही दी है, z की वैल्यू, ये क्या है, नाभिक का आवेश है, ठीक है, और ये नाभिक की आवेश हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे उपस्थित आवेश 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम्ब हो गया, और पाई की वैल्यू आपको पता ही है। बस इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी, इस वाले भाग को सॉल्व करना है, इस वाले भाग को सॉल्व कर दो। समझ में आ गई, इस वाले भाग को सॉल्व कर दो, z को छोड़ दो, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा r इज इक्वल टू 0.529 इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे n² अपॉन
Z, ठीक है। ये है आपका R, यहां से आप R की वैल्यू को निकाल सकते हैं। और ये है आपके एंगस्ट्रॉम में, किसमें, एंगस्ट्रॉम, समझ में आया। तो यहां से आपके पास R की वैल्यू निकल जाएगी, फटाफट से नोट करो। उसके बाद चलते हैं अपन वेलोसिटी पे। अब यहाँ पे एक और चीज आपको देखनी है कि ये जो R है, इस वैल्यू को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो। तो आप यहाँ पे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर और R इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, Z के। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो है आपका नंबर ऑफ कक्षक, यानी कि कोषों की संख्या, कक्षक की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, त्रिज्या वैसे वैसे बढ़ेगी। मान के चलते हैं ये कोई परमाणु है, ये कोई परमाणु है, ठीक है। इसमें पहला कक्षक, ये पहला कक्षक है, अब ये दूसरा कक्षक है। तो जैसे जैसे आप कक्षक की ओर बढ़ेंगे तो ये त्रिज्या इतनी सी थी और ये त्रिज्या बढ़ गई। और साथ ही ये जो नाभिकीय आवेश है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जैसे जैसे बढ़ेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं ये क्या है, Z क्या रिप्रेजेंट करता है, परमाणु क्रमांकों को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है। तो परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ेगा, अगर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो त्रिज्या घटेगी, क्योंकि वहां पे प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ रही है। मतलब कि ये वो कक्षक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक प्रोटॉन है, इसी कक्षक को नहीं बढ़ाना अपने को, ये वाला कक्षक नहीं लेना, सिर्फ इसी कक्षक में हम प्रोटॉन्स की संख्या को बढ़ाते हुए चलते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या अगर बढ़ती हुई चली जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन भी बढ़ता चला जाएगा, इसकी वजह से वो त्रिज्या कम होती चली जाएगी। यानी कि पहले अगर ये त्रिज्या थी, हमने प्रोटॉन से बढ़ाई, तो ये कक्षक अब कहीं यहाँ पे लाई करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कहीं पे घूमेंगे। इलेक्ट्रॉन्स अब इस एक्चुअल पोजीशन पे नहीं घूमेंगे, यानी कि परमाणु त्रिज्या जो है वो घटती चली जाएगी। ये बात एक आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, फटाफट से नोट करो, और इसके बाद करते हैं हम बात वेलोसिटी कैसे निकाले जो कार्बन इलेक्ट्रॉन है उसकी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किसी कक्षक में, यानी कि जो बोहर कक्षक है उसमें निकालने की एक फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं बेटा, ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है बोर कक्षक में इलेक्ट्रॉन का वेग, क्या है, बोर कक्षक में इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन किस वेग से गति करेगा वो निकालेंगे। अब ये भी पॉसिबल है, कैसे नहीं पॉसिबल है जरा सुनो। वही फॉर्मूला आपको याद करना है, कौन सा, mvr भूलना नहीं है। mvr इज इक्वल टू nh/2π। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में घूम रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग इतना होगा, h/2π का पूर्ण गुणज होगा। बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पे फिर से आप क्या निकालो पिछली क्लास में। अच्छा, पहले यहाँ पे क्या करना, r इज इक्वल टू nh/, यहाँ पे देखो mv को नीचे की तरफ ले लो, 2π mv। इसको एक निकाल सकते हो यार, आसान है। r को यहीं पर रखा, mv को नीचे ले लिया, खत्म बात। पिछली क्लास में ये तो है अपनी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, मान के चलते इस वाले में, ठीक है। अब दूसरी बात, जो हमने r की वैल्यू कितनी है पिछली क्लास में निकाला था, बोलो। हाँ सर निकाला था, कितनी निकाली थी, n स्क्वायर h² अपॉन 4π का स्क्वायर km ze का स्क्वायर, यही निकाला था, बोलो। हाँ सर यही निकाला था। बस r की वैल्यू को यहाँ पुट करो जरा, इस समीकरण 2 की वैल्यू को, यानी कि r की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, यानी कि इन दोनों को इक्विवेलेंट लो, कितना होगा, n स्क्वायर h² अपॉन 4π स्क्वायर साथ में km ze का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है यार, nh अपॉन 2π mv। अब करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, काटा पीटी करो, यहाँ से ये वाला खत्म, किस्सा ही खत्म, m से m खत्म, 1π से 1π खत्म, इधर 4 था इधर 2 है तो ये 2, ठीक है, 2 बार कट गए। बस अब क्या करना, अब कटने वाला तो कोई भाग है नहीं,
ये कितना रहा 1/2π(k)(z)(e)² ये कितना रहा, ये रहा आपके 2 बस 2/v 1/v यही रहा, बाकी तो सब कट चुका है। अब क्या करना है, अब करना है क्या है, ये ऊपर NH/, ठीक है। ये गलतियां बेटा छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स है, गलतियां कर दोगे, ये N/H है। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसको उल्टा कर दो बस, तो v की वैल्यू निकल के आ जाएगी। v इज इक्वल टू क्या है आपके पास, उल्टा किया तो ये ऊपर ये नीचे 2π(k)(z)(e)² अपॉन कितना आया इधर NH। बस अब क्या करना है आप लोगों को, मैंने वैल्यूज पहले आपको बता ही दी है। इस वाले भाग को सॉल्व कर लो, इस वाले भाग को सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.18 × 10⁶ Z/n मीटर/सेकेंड। यहां से आप v को निकाल सकते हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन का वेग निकाल सकते हो, कितने मीटर/सेकेंड की स्पीड से इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है वो आप निकाल सकते हो। ये z क्या है, परमाणु क्रमांक, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ शेल्स। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आप किसी एक को कांस्टेंट रखते हो, यानी कि z को अगर आप कांस्टेंट रखते हो, तो उस केस में देखो, अगर आप z को कांस्टेंट रखते हो तो क्या होगा, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, यानी कि अगर कोषों की संख्या बढ़ाते चले जाओगे तो उस केस में जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की वो कम होती चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई परमाणु है और ये कोष है, ठीक है, ये कक्षक है। पहले इस वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन की स्पीड कुछ और होगी, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन और ये थर्ड कंडीशन। तो मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक, मैं पूछ सकता हूँ, मैंने आप लोगों को बता दी ये चीजें, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इस वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्यादा होगा, या इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्यादा होगा, या फिर इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन का वेग सबसे ज्यादा होगा, बोलो बताओ। मैंने क्या कहा, इसको देखो, वेग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, समझ गए कहीं जो? तो यहाँ पे देखो, अगर कोष बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो जाएगी, कोष कम है, कक्षक कम है, यानी कि छोटा है, तो उसकी स्पीड, उसमें स्पीड ज्यादा होगी, यानी कि फर्स्ट वाले में सबसे ज्यादा स्पीड होगी, सेकंड वाले में कम और थर्ड वाले में सबसे कम। समझ में आ गई, इस प्रकार से। अब यहाँ पे तो अपन ने क्या रखा, z को कांस्टेंट माना, z को यानी कि परमाणु क्रमांक को हमने कांस्टेंट माना, ठीक है। अब दूसरी बात क्या करनी, परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या अपन को समान रखनी, ठीक है। अब दूसरी बात देखो यहाँ पे जरा, v अगर हम n को कांस्टेंट रखते हैं तो z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके, यानी कि परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा, बस सिंपल सी बात है। बातें समझ में आई, बोलो। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वाला भाग है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को थोड़ा छोटा रखेंगे, 10 से 15 मिनट का काफी वीडियो। तो आगे की बात जो है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड यानी कि जो एनर्जी है वो कितनी रहेगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस यही 2 चीजें हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।